वेलकम बैक क्लास 9। तो आपको जो ये वाला चैप्टर है फोर्स का, इसके मैं आपको लॉज ऑफ मोशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू वाज जो आपका फोर्स है उसकी डेफिनेशन क्या है और बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज़ ईदर अ पुश और अ पुल। दोनों चीज़ें होती हैं, खाली पुश को फोर्स या पुल को फोर्स नहीं कह सकते। अ पुश और अ पुल which causes the following changes. A push or a pull which causes the following changes. पहला, it changes the state of rest. किसी भी मूविंग बॉडी या स्टेशनरी बॉडी को, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट ब्रिंग्स फोर्स, अ फोर्स कैन कॉज फॉलोइंग चेंजेस। जब भी फोर्स अप्लाई होगा किसी भी बॉडी के ऊपर पुश और पुल के फॉर्म में, तो वो फॉलोइंग चेंजेस जो है बॉडी के ऊपर शो करेगा। पहली चीज़ तो इट विल मूव अ स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो चलने लगेगी अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, इट विल स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ऑब्वियस है, कोई बॉल रोल कर रही है और अगर आप उस पर पैर रख दें ताकत से तो वो मूव करना या रोल होना बंद हो जाएगी। तो इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। देन इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ये क्या होता है, जब क्रिकेट जब खेलते हैं और उसको बॉल को जब आप हिट करते हैं, कौन से एंगल से हिट कर रहे हैं और कितने फोर्स से हिट कर रहे हैं, ये उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को वेरिएट करती है। इसीलिए कई बार जब आप बॉल जब देखते हैं, मैच देखते होंगे तो देखते होंगे कि बॉल जब हिट करी गई है कितनी इंटेंसिटी से, कितने फोर्स से हिट करी गई, तो वो कई बार स्टेडियम के बाहर भी चली जाती है। और कई बार जो आपका 4 एंड 6 के लिए जो लाइन लगी होती है सिर्फ उसको क्रॉस कर पाती है, और कई बार तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती। सो दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फोर्स यू आर अप्लाइंग। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फोर्स यू आर अप्लाइंग, द हायर द मोर स्पीड द बॉडी विल ऑक्यूपाई, या मोर स्पीड द बॉडी विल गेट इनटू एक्शन, विल गेट इनटू, एंड उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। It changes the speed and direction, and it also changes the shape and size of an object. It also changes the shape and size of an object. इसका एग्जाम्पल है, रोटी बेलती है, जब रोटी का वो बनाया जाता है, जो लोई होती है जब वो बनाते हैं उसका शेप स्मॉल होता है, पर जब आप उसके ऊपर बेलन चलाते हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो फ्लैटन होने लगती है, वो पिचकने लगती है। ठीक है, फ्लैट होने लगती है। तो ये एग्जाम्पल है डैट इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। साइज़ जो है, ठीक, रबर बैंड को स्ट्रेच करो, वो ओरिजिनली छोटा साइज़ में होता है, जब उसको स्ट्रेच करो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको खींच रहे हो ऐसे, तो क्या होता है कि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। द मोमेंट यू रिमूव द फोर्स, आप जैसे उस फोर्स को हटाते हो वो वापस से अपने ओरिजिनल साइज़ में या वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। सो फॉलोइंग changes are brought about when force is applied on any body. It can be applied on any moving body, it can be applied on any stationary body. अगर मूव कर रही है तो वो रुक जाएगी अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, आई हैव रिटन द सेम थिंग, दोनों चीज़ें सेम लिखनी है। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, ऐसा ही लिखिए। इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी मतलब अगर कोई रुकी हुई चीज़ है तो वो चल पड़ेगी अगर आप उसे धक्का दोगे। जैसे मान लीजिए आप मॉल्स जाते हैं, वहाँ पे जो ट्रॉली होती है, ट्रॉली को जब तक आप पुश नहीं करोगे वो अपनी जगह पे रहेगी, लेकिन आप जैसे उसे धक्का दोगे वो आगे चलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन, जैसा कि आपके क्रिकेट में होता है, जब आप बहुत इंटेंसिटी से बहुत फोर्स से बॉल को हिट करते हैं तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड लास्ट इट चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जो कि आपके रोटी के केस में या रबर बैंड को स्ट्रेच करने के केस में होता है। तो ठीक है, तो फोर्स इज एनी पुश और पुल विच ब्रिंग्स अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस इन अ बॉडी। फाइन। अब इसके बाद दो तरीके के फोर्सेस होते हैं जो किसी भी बॉडी पे एक्ट करते हैं। इस चैप्टर के जो लॉज ऑफ मोशन है वो मैं आपको पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने उनके डेरिवेशन, उनके एग्जांपल्स डेली लाइफ्स में, और वो एक्चुअल लॉज है क्या, उनका मतलब क्या है, वो मैं सब आपको ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। अभी ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी इसमें मैं उसकी लिंक शेयर कर दूँगी, तो जो नए सब्सक्राइबर्स हैं वो जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ forces which act on a body: balanced and unbalanced forces.
ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब इनमें से बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस होते क्या हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस वो हैं जो मतलब अगर वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो होगा। मतलब ऐसे फोर्सेस जो किसी बॉडी पे एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन उसका ना तो उसको मोशन में ला रहे हैं, ना तो अगर वो मोशन है तो उसे रोक पा रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। मतलब ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज कीजिए ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, इफ द ब्लॉक इज केप्ट एंड टू पीपल आर पुशिंग इट फ्रॉम आइदर साइड, एक ही साइड से नहीं, एक बंदा उसको इस तरफ से पुश कर रहा है, एक बंदा उसको इस तरफ से पुश कर रहा है, और अगर दोनों ही 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यू नो दैट फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन्स, ठीक है, दोनों ही अगर 10 न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द बॉक्स विल नॉट चेंज, द बॉक्स विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द बॉक्स, वो जहाँ था वहीं रखा रहेगा। इसका मतलब है कि जब बैलेंस फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं तो वो ना तो उसकी जगह नहीं चेंज करते, उसकी पोजीशन चेंज नहीं करते, ना तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करेंगे और ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला पाएंगे। कौन से फोर्सेस? बैलेंस्ड फोर्सेस। बाय बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। आपको पता है कि जब कोई चीज़ एक उसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हो तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। जैसे +10 एंड -10, तो होगा क्या, ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन ऑपोजिट चार्जेस के हैं, तो इनका जो नेट इफेक्ट आएगा वो ज़ीरो आएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग जब दोनों तरफ से फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे, फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और अगर ये फोर्सेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अगर दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, देन द इफेक्ट ऑफ दीज सच फोर्सेस बिकम ज़ीरो एंड सच फोर्सेस डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब जो बैलेंस फोर्सेस होते हैं दे नाइदर चेंज the state of rest nor do they change the state of uniform motion। ठीक है, तो या ना तो वो मूविंग बॉडी को स्टॉप कर पाएंगे और ना स्टेशनरी बॉडी को मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी तरह इसी चीज़ को मैं चेंज कर दूँ और इनका ये दोनों फोर्सेस जो हैं, अगर ये दोनों फोर्सेस इसी डायरेक्शन से काम कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए 10 न्यूटन, तब होगा क्या कि क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड एक ही जैसा है, बट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर नॉट एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? 20 न्यूटन, एंड द बॉक्स विल मूव इन राइट डायरेक्शन, इस तरफ मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय इवन दो जो फोर्सेस हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन नहीं है, दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन से काम कर रहे हैं। तो जब ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, या डायरेक्शन ऑपोजिट हो पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, उसका भी एग्जांपल मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें क्या है, इसमें क्या कंडीशन है, व्हाट इज़ द कंडीशन? इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक, पहली कंडीशन तो ये है। अगर ये हो रहा है तो ये बॉक्स जो है ये स्टेशनरी रुका हुआ था, ये राइट साइड को मूव करना स्टार्ट कर देगा विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, क्योंकि दो फोर्सेस लग रहे हैं, उनका मैग्नीट्यूड हालांकि एक जैसा है लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट नहीं है, एक ही साइड से काम कर रहे हैं, और लेफ़्ट से आप कर रहे हैं तो लेफ़्ट से अगर पुश कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट राइट की तरफ आगे मूव करेगा। सो सच फोर्सेस फॉर विच द नेट इफेक्ट इज नॉन ज़ीरो, ऐसे फोर्सेस जिनका नेट इफेक्ट नॉन ज़ीरो होता है,
उनको हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल है जो टग ऑफ वॉर होती है, रस्साकसी होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई बार रस्सी हिलती ही नहीं है, जो दो लोग ऑपोजिट साइड से खींच रहे होते हैं, दोनों एंड पे टीम्स होती हैं जो आप रस्सा और टग ऑफ वॉर खेलते हो, तो जब दोनों टीम्स इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रही होंगी, मतलब एक खींच रहा है इस तरफ, दूसरा खींच रहा है उस तरफ, लेकिन अगर दोनों तरफ मैग्नीट्यूड बराबर है फोर्स का, तो रस्सी किसी तरफ खींचेगी ही नहीं, रस्सी अपनी पोजीशन पे स्टेशनरी रहेगी। दिस इज़ व्हाट बैलेंस फोर्सेस मीन। सो बैलेंस फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर इक्वल and opposite in magnitude, and the net effect for them is always zero. So such forces will not cause or not bring any change in the state of rest or uniform motion of a body. They can just change the shape of an object. ये सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकती है, लेकिन उसकी स्पीड, डायरेक्शन, ये सब चीज़ें नहीं चेंज कर सकती। स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको अनबैलेंस्ड फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस मतलब एक साइड पे कम फोर्स हो, एक साइड पे ज़्यादा फोर्स हो। अब एक कंडीशन तो ये हुई, ठीक है, कि जिसमें क्या हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तब तो वो मूव कर जाएगा। एक कंडीशन और है, मान लीजिए देयर इज़ अ रेफ्रिजरेटर केप्ट एंड अ मैन इज़ ट्राइंग टू पुश इट। ठीक है, पहले वो क्या कर रहा है कि उसको हल्के से धक्का दे रहा है, बहुत हल्का सा पुश कर रहा है, तो ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शन इज एक्टिंग। यू नो दैट फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिट, फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप जिस डायरेक्शन में होंगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, तो अगर कोई आदमी इस रेफ्रिजरेटर को पुश करना चाह रहा है और बहुत हल्के से पुश कर रहा है, तो ऑपोजिट साइड से जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो इस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस है, क्योंकि आप बहुत हल्के से धक्का दे रहे हैं और फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में फ्रिक्शन विल ओवरकम। फ्रिक्शन यहाँ से जो फोर्स लगा रहा है मैन, उसको ओवरकम कर लेगा एंड द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, फाइन। पर अगर आप हायर फ्रिक्शन से ऊपर फोर्स लगाएंगे, आप कोशिश करते रहिए, धक्का देते रहिए, धक्का देते रहिए, फोर्स बढ़ाते रहिए, धीरे धीरे जब आप फोर्स बढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि एक एक्सटेंट आएगी कि रेफ्रिजरेटर आगे धक्का, आगे पुश होने लगेगा। इसका मतलब है उस कंडीशन में आपने क्या किया है, उस पोजीशन में आपने क्या किया है कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है, यानी आपने एक साइड से हायर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया है। फ्रिक्शन को ओवरकम करने का मतलब है कि आप धक्का दे रहे थे, धीरे 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 धक्का देते देते आपने वो फोर्स इतना ज़्यादा कर दिया कि वो फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम कर गया और फ्रिज आगे को पुश हो गया। तो ऐसे फोर्सेस को भी अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। एक एग्जांपल मैंने क्या बताया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या है, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, unequal in magnitude but opposite in direction, but opposite in direction। तो इस कंडीशन में हुआ क्या कि जो स्टेशनरी बॉडी थी वो मूव करने लगी। दोनों ही कंडीशन में स्टेशनरी बॉडी मूव कर रही है, इसमें फोर्स सेम डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है और इसमें फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई हो रहा है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। ठीक है, और ये आपको पता कैसे चलेगा, धक्का देते रहिए, धीरे 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 धीरे, हो सकता है पहली बार ना खिसके, दूसरी बार में भी फ्रिज आगे ना बढ़े, तीसरी बार में भी, पर धीरे धीरे जब आप फोर्स बढ़ाते रहेंगे, धक्का देते रहेंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते रहेंगे, तो एक कंडीशन या एक पोजीशन ऐसी ज़रूर आएगी जब आपका फ्रिज आगे की तरफ धक्का उसको मिल जाएगा। इसका मतलब है वो कंडीशन या वो पोजीशन वो हो गई है जब आपने फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया है। फाइन, तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। जैसे ही मैग्नीट्यूड अनइक्वल होगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट मैग्नीट्यूड जैसे ही अनइक्वल होगा, चीज़ आगे को पुश हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे फोर्सेस जिनका नेट इफेक्ट नॉन ज़ीरो होता है, इन फोर्सेस का नेट इफेक्ट हमेशा नॉन ज़ीरो रहेगा, तभी अनबैलेंस फोर्सेस होंगे। और अनबैलेंस फोर्सेस एसेंशियल है स्पीड और डायरेक्शन चेंज करने के लिए, नेट इफेक्ट ज़ीरो। और यही होता है टग ऑफ वॉर में, यही होता है कि जब एक साइड से बहुत तेज़ खींचते हैं, जब आप रस्सी को बहुत तेज़ खींचते हैं, तो दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो टीम है उसका, आप उसके फोर्स को ओवरकम कर लेते हैं। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो जिस मैग्नीट्यूड से रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, सपोज़ कीजिए दो टीम्स हैं, इस तरफ ए है, इस तरफ बी है, तो ए वाली जो टीम है, कई बार आपने देखा है कि जब टग ऑफ वॉर में एक तरफ पूरी रस्सी खींच जाती है और दूसरी वाली टीम टॉपल्ड ओवर कर जाती है, वो तब होगा जब ए वाली टीम ने बी वाली टीम के फोर्स के मैग्नीट्यूड को ओवरकम कर लिया।
फाइन। जैसे ही दोनों तरफ की फोर्सेस अनइक्वल हो जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स एक्शन में आएगा, नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाएगा, और जैसे ही नेट इफेक्ट ज़ीरो होगा, चीज़ या तो राइट की तरफ पुश हो जाएगी या लेफ़्ट की तरफ पुश हो जाएगी। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यू हैव टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। सो आई होप आपको बैलेंस अनबैलेंस फोर्सेस समझ में आ गए होंगे कि दोनों का फ़र्क क्या है, दोनों का मतलब क्या है। अनबैलेंस फोर्सेस का नेट इफेक्ट हमेशा ज़ीरो रहेगा, मैं लिख देती हूँ, इनका नेट इफेक्ट जो है हमेशा ज़ीरो रहता है। जो नेट इफेक्ट होता है बैलेंस फोर्सेस का वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। ठीक है। और या ना तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करेंगे, ना यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। तो जो भी चीज़ आप पुश कर रहे होंगे वो वहीं की वहीं रहेगी, या पुल कर रहे होंगे तो वो वहीं की वहीं रहेगी। पर अनबैलेंस फोर्सेस का नेट इफेक्ट हमेशा ज़ीरो होगा, और ये हमेशा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की या तो उसको स्टेशनरी पे ले आएंगे या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आएंगे। सो इफ़ यू वांट दैट द स्पीड एंड डायरेक्शन शुड बी चेंज, the forces applied should always be unbalanced. फाइन। सो आई होप क्लास 9 की आपको इतना समझ में आ गया होगा। दिस वॉज लेफ्ट इन दिस चैप्टर। इसके अलावा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और आपके इस चैप्टर में रह जाता है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल बी अपलोडिंग इट वेरी सून। इसके बाकी जो लॉज हैं उनका डेरिवेशन, वो कहाँ अप्लाई होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुकी हूँ। इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैं उसकी भी लिंक आपको शेयर कर दूँगी। फाइन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।